दोस्तों नमस्कार। सबका साथ सबका विकास, ये नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और माना भी यही गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उस पुरानी धारा को त्याग देंगे जहां पर आरएसएस अपने एजेंडे को चलाती रही, या फिर जिस रास्ते और जिस कट्टरता के रास्ते भारत की राजनीति को साधने का प्रयास अयोध्या कांड तक किया गया, उसके बाद माना यह भी गया कि प्रधानमंत्री मोदी विकास की जिस लकीर को खींचना चाहते हैं उसी लकीर पर वह चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक तरफ नारा है, दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति है। लेकिन मौजूदा वक्त में यह नारा इसलिए कहीं ज्यादा गूंज रहा है क्योंकि इस नारे को भी राहुल गांधी लेकर उड़ चले हैं, या सही मायने में कहें तो जिस राजनीतिक बिसात को राहुल गांधी इस दौर में अपने बूते बिछा रहे हैं उसमें सबका साथ और सबका विकास, यह नारा कुछ इस तरीके से चल पड़ा है जिसमें जो काम इंडिया के उन छत्रपों को करना था जहां पर उनका अपना वोट बैंक सहेज कर रखा जा सकता, जिस काम को इंडिया को सामूहिक तौर पर करना था जिससे मौजूदा वक्त में बीजेपी या नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में इंडिया खड़ा होता हुआ नजर आए। ध्यान दीजिए, चाहे वह ओबीसी का मामला हो, चाहे दानिश अली का मामला हो, यानी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जितनी नफरत और कट्टरता के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर बीजेपी के सांसद ने किया, और बिना देर सवेर किए राहुल गांधी जिस तरीके से दानिश अली से मिलने उनके घर पर पहुंच गए और जो तस्वीर वहां से निकल कर आई, उसने 3 मैसेज इस देश में बहुत साफ तौर पर दे दिया। पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस रास्ते को चुन रहे थे उसमें कभी भी हिंदुत्व का जिक्र नहीं था, अयोध्या का जिक्र नहीं था, कट्टरता का जिक्र नहीं था, और इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत जबरदस्त होती है। 2019 में उसी जीत को 5 साल के लिए और वक्त दिया जाता है। लेकिन भारत की राजनीति कहती है आप एक बार वक्त दे सकते हैं, दोबारा वक्त भारत की राजनीति देती नहीं है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कोई विकसित देश नहीं है और कोई विकासशील देशों में सबसे अगले तौर पर भी नहीं है। यहां की जनसंख्या जितनी बड़ी तादाद में गरीब है, मुफलिसी में जीती, और खुद प्रधानमंत्री मोदी के तमाम लाभार्थी वाले कार्यक्रम जिस तरीके से लोगों के लिए हैं, उसमें एक सवाल तो बहुत साफ तौर पर था कि भारत गरीब देश है। भारत में अभी भी लोगों को 2 जून की रोटी सरकार को ही व्यवस्था करानी है। भारत के भीतर कोई इस तरीके का उत्पादन नहीं हो रहा है जो एग्रीकल्चर से हटकर हो, जो बड़ी तादाद में रोजगार दे दे। तो यह सवाल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के भीतर भी उभर कर आया कि जिस रास्ते इस देश की नीति चल रही है उसमें लाभार्थी कौन होगा, और जो लाभार्थी के तौर पर इस देश में नजर आते हैं संयोग से वह मंत्री और सांसद हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने इसी नब्ज को पकड़ा और ध्यान दीजिए, जिस रास्ते और जिस राजनीति को वो साध रहे हैं वह एक झटके में वोटों का शिफ्ट होना दिखा रहा है। और खास तौर से बीजेपी जब यह मानकर चलती है कि कुछ लोग आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ खड़े होंगे और अगर बीजेपी के साथ ना भी खड़े हुए तो वह इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी ही तस्वीर अखिलेश यादव को लेकर हो सकता है बीजेपी के जहन में तब रही हो जब केसीआर ने रैली बुलाई और अखिलेश यादव उस रैली में शामिल होने के लिए तब चले गए जब उससे पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौर में ही केसीआर को बी टीम बीजेपी की बता चुके थे। लेकिन वहां की स्थिति डगमगाई, और कैसे डगमगाई इसके जिक्र करने की जरूरत नहीं, अब तो यह खुले किताब की तरह है। लेकिन फिर भी ओबीसी को लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जितने एग्रेसिव तरीके से रहते हैं और खुद नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन इस दौर में ओबीसी की लकीर को महिला आरक्षण के जरिए किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, और बहुत तेजी से राहुल गांधी ने एक ऐसी स्थिति देश के भीतर खड़ी कर दी जहां पर लगने लगा कि ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस के साथ तो कलाकर खड़ा नहीं हो जाएगा, और जो छत्रपों की राजनीति है वह कहीं सिमट तो नहीं जाएगी। और दूसरी परिस्थिति इस दौर में अल्पसंख्यक समुदाय की उभरी, और खास तौर से मुस्लिमों को लेकर
खुले तौर पर जो राजनीतिक चिढ़न बीजेपी के भीतर रही, उसने कभी किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। और खुले तौर पर कई सांसदों और विधायकों ने तो यह भी ऐलान कर दिया कि हमें मुस्लिमों की वोट की जरूरत नहीं है, हम ये खेल कर लेंगे। और इसका प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बाखूबी किया। लेकिन सवाल दूसरा था। सवाल था कि अगर बीजेपी के ठीक सामने विपक्ष की पूरी फौज खड़ी है और उसमें पहली बार राहुल गांधी जिस राजनीति को साधना चाहते हैं और एक एक करके बिना देर किए, बिना लाग लपेट वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ना सिर्फ बीजेपी के भीतर में एक नेतृत्व को उगते हुए देख रहा है, बल्कि 2024 की बिसात में राहुल गांधी मोदी के ठीक सामने खड़े होंगे और तब यह सवाल कोई भी उछालेगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यह किसके पास है। क्योंकि एक के बाद एक जो भी वोट बैंक इस दौर में बीजेपी ने अपने तौर पर खड़ा किया, ध्यान दीजिएगा, तो वो सब प्रधानमंत्री मोदी की चकाचौंध तले ही लगातार घूमता रहा। और शायद यह पहली बार है, न सिर्फ हिंदी पट्टी या उत्तर भारत में, बल्कि दक्षिण भारत के भीतर भी एक झटके में नरेंद्र मोदी एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं जहां पर तमिलनाडु जैसी जगह पे, जहां पर बीजेपी की अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, वहां की परिस्थितियों में भी अब डीएमके कहीं या स्टालिन कहे, सीधे तौर पर निशाना किसी दूसरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर साधने को तैयार है। कल ही उनके भाषण में उन्होंने कहा, बीजेपी को परखना है तो 5C यानी ABC, सी का जिक्र कीजिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने मैनेजमेंट की क्लास जो राजनीतिक तौर पर बताते हैं हर बार में, उसी तर्ज पर स्टालिन ने क्या कहा? स्टालिन ने कहा कॉम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट कैपिटलाइजेशन यानी कॉरपोरेट पूंजीवाद, चिटिंग यानी धोखाधड़ी और कैरेक्टर एसेसिनेशन यानी चरित्र हनन। यह जो कॉम्युनलिज्म, करप्शन, कॉरपोरेट कैपिटलाइजेशन, चीटिंग और कैरेक्टर एसेसिनेशन है, इसको समझने की जरूरत है कि बीजेपी और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरी राजनीति है वो सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो पहला सवाल यह महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत भी उस राजनीति को समझ गया जिस राजनीति को साध पाने की स्थिति में 2019 तक कोई नहीं था। और राहुल गांधी अगर इस दौर में एक एक वोट के पूरे चंक को एक एक मुद्दे के आश्रय प्रभावित कर रहे हैं, तो अगला सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो स्टेक उनकी सत्ता को बचाने का लगा हुआ है, वह उसके दबाव में एक के बाद एक इस तरीके से आते चले गए कि इस देश में कानून की धज्जियां उड़ती चली जाए और प्रधानमंत्री खामोश रहे। क्योंकि सवाल सिर्फ रमेश विधुड़ू का नहीं है, दबाव एक बीजेपी के भीतर से, जिन्हें डर लगता है कि सत्ता अगर मोदी की चली गई तो क्या होगा, और एक दबाव उस समाज के भीतर से है जिन्होंने मोदी के पूरे कैरेक्टर को खड़ा किया है और इस एहसास को जिया है कि वह एक समानांतर सत्ता के तौर पर इस देश में मौजूद हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि लंबे वक्त तक वो हाशिए पर रहे हैं। क्योंकि कानून के राज में जब जब ये सवाल आएंगे कि सब कोई बराबर है, तब फिर राजनीतिक सत्ता से जुड़े लोग मायने नहीं रखते हैं। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए हुआ क्या। याद कीजिए लखीमपुर खीरी, टेनी का क्या हुआ। टेनी ने जिन बातों का जिक्र किया था, मैं पद छोड़ दूंगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा, वो सारी बातें प्रूफ हो गई, लेकिन वह गृह राज्य मंत्री आज भी बने हुए हैं और कुछ भी उनके साथ वैसा नहीं हुआ जिसका जिक्र वह खुद करते थे, जो कि उनके बेटे ने जब किसानों को जीप से रौंद डाला था। प्रधानमंत्री उस दौर में याद कीजिए खामोश रहे। दूसरी परिस्थिति, बेटी बचाओ जिस रूप में बीजेपी ने इस देश के भीतर खड़ा किया, ब्रजभूषण शरण सिंह उसकी एक राजनीतिक पहचान के तौर पर उभरा, जहां बेटी संकट में थी और प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि महिला आंदोलनरत हुई उस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी दिल्ली में बैठी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती। टेनी भी सांसद, वो मंत्री भी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह यह भी सांसद,
और इनको भी छूने की हिम्मत नहीं हुई। और तीसरी परिस्थिति मौजूदा वक्त में रमेश पिधूड़ी के साथ निकल कर आई। यहां भी प्रधानमंत्री चुप्पी थाम लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक लंबे वक्त की खामोशी धीरे धीरे मुद्दे को डाइल्यूट कर देती है, या फिर जब समूचा देश ही इस बात को इंतजार हर मुद्दे को लेकर करने लग रहा हो कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तभी कोई एक्शन होगा, तो फिर प्रधानमंत्री उस पर खामोशी बरतकर यह एहसास अपने साथ उन लोगों को दिलाते हैं कि अगर आपका बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो क्या इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना वोट बैंक है वो कभी टेनी के जरिए, कभी बृजभूषण सिंह के जरिए, कभी रमेश बिधूड़ी के जरिए इस तरीके से रेंग रहा है? तो अगला सवाल यह भी उठता है, क्या किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ, महिलाओं के साथ कौन खड़ा हुआ? और दानिश अली जो बीएसपी के सांसद है, मायावती पहुंचती उससे पहले राहुल गांधी ने पहुंचकर क्या संदेश दिया, या राजनीतिक तौर पर क्या संदेश गया? बीजेपी के ही एक सांसद ने कह दिया कि क्या दानिश अली कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। सवाल यह नहीं है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे, सवाल यह है कि जो सबका साथ सबका विकास का मैसेज इस दौर में जा रहा है और कांग्रेस को जिस नए परसेप्शन के साथ राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, यानी एक तरफ इंडिया का जोर था, उसमें तो अपने बूते और अकेले ही राहुल गांधी ने एक एक समुदाय विशेष को अपने साथ लाकर जोड़ लिया है। और क्या यह राजनीतिक संकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 272 का आंकड़ा 2024 में कैसे बीजेपी छू पाएगी, और जैसे ही वो नीचे होगी वैसे ही संकट, पहला संकट प्रधानमंत्री मोदी पर आएगा और उनको साथ जितनी बड़ी सौदेबाजी करने की स्थिति में उस वक्त अभी के जो करीबी हैं, चाहे वह केसीआर ही क्यों ना हो, चाहे वो जगन रेड्डी ही क्यों ना हो, चाहे वो नवीन पटनायक ही क्यों ना हो, वह उस दौर में पानी तो पिला देंगे। और यह परिस्थिति बीजेपी के भीतर एक नई लीडरशिप को उफनते हुए देखेगी, एक नए तरीके से वो डेवलप होगा। लेकिन इस पूरे दौर में राजनीतिक जमीन और राजनीतिक प्रयोगशाला क्या उत्तर प्रदेश बनने लगा है? और प्रधानमंत्री ने आज बनारस में पहुंचकर जो संदेश देना चाहा, उसके पीछे पहली बार एक ही संदेश था। अब जातियों के आसरे राजनीति करनी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है। अब वह उस सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते चल नहीं सकती है, क्योंकि हर सोशल इंजीनियरिंग के सीढ़ी या पायदान पर हर तरफ से धोखा पाया गया है। जो लाभार्थियों की पूरी कतार है, चाहे वो जनधन योजना 4,000 रुपए पर टिकी हुई है, जो जीवन ज्योति बीमा है, जो सुरक्षा बीमा योजना है, जो अटल पेंशन योजना है, जो मुद्रा योजना है, जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जो वय वंदन योजना है 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, ध्यान दीजिए, हर योजना से जुड़े लाभार्थियों के सामने इस वक्त कई सवाल हैं। और यह सवाल इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि पहली बार हरकत में राहुल गांधी है, या कांग्रेस है, या इंडिया है, या इन तीनों चीज की अगुवाई करते हुए एक चेहरा निकल कर आया है जो हर किसी को गले लगा रहा है, और गले लगाते हुए संदेश दे रहा है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो चीजें आपकी अनुकूल हो या ना हो, लेकिन इस देश के भीतर की ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिस परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया। तो शायद अब इसलिए दो बातें जरूरी हैं। पहली स्थिति है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की समूची राजनीतिक बिसात डगमगा गई है। हमें लगता है इसके लिए कोई बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान दीजिए, इस देश की 99 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अपने उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करना चाहेगी, वह जीत भी नहीं सकती है और जीती भी नहीं है कभी। उसमें 3 राज्य तो बहुत साफ हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, केरल की 20 सीटें और तमिलनाडु की 38 सीटें। इसके अलावे पंजाब की 10 सीटें हैं, इसके अलावे जम्मू कश्मीर की 3 सीटें और इसके अलावे असम की 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी कहीं अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का सोचेगी नहीं। 99 सीट इसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद एक अगला सवाल है कि जो छत्रपों के तौर पर जो नवीन पटनायक, ममता और केसीआर हैं, इनकी सीटें जो इन्होंने पिछली बार जीती, यह भी बीजेपी नहीं जीत सकती है। नवीन पटनायक के पास 12 है, ममता बनर्जी के पास 22 सांसद हैं, केसीआर के पास 9 है, यानी कुल मिला के 43 यह भी हो गए। उधर 99, इधर 43। इसमें एक चीज और जोड़िए, जो कल तक
लाभार्थी के सामने तो मुश्किल है ही, बीजेपी के अपने साथी जब साथ छोड़कर निकल गए तो उनकी सीटों का क्या होगा। उसमें शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, उसमें जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें जीती थी, उसमें अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी, यानी 36 सीटें यह भी है। यहां पर एक सवाल है, क्या शिवसेना से टूटी हुई शिवसेना उतनी सीट जीत सकती है? आप कहेंगे इम्पॉसिबल है, और कोई भी कहेगा ये बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है। तो इन 36 सीटों को भी जोड़ दीजिए, जहां पर शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल जो 2019 में बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, तीनों निकल गए। 36 सीटें ये हैं, 43 सीटें 3 जो छत्रप है, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और केसीआर, और 99 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा कर ही नहीं सकती है। इन तीनों को जोड़िएगा तो 178 सीट खुले तौर पर आपके सामने आ जाएगी। बची कितनी सीटें? और इसमें बीजेपी पिछली बार कितनी जीती थी? बीजेपी जीती थी 303 सीट, और बचती है, अगर इन 178 को माइनस कर दीजिए तो 365 सीटें बचती हैं। अब आप सोचिए कि 365 सीटों में से 303 सीट रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने हासिल की। और अब यह सवाल है कि जहां जहां रिकॉर्ड जीत हासिल की, उसमें अगर आप इस देश के भीतर में 6, 7, 8, 9, 1 दर्जन राज्यों का एक एनालिसिस करें, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली और झारखंड, इन जगहों की तमाम सीटें मिलाकर 239 सीटें होती हैं। 239 में से बीजेपी ने 210 अकेले जीती। और इन तमाम जगहों पर अगर आप उसमें उत्तर प्रदेश को माइनस कर दीजिए तो सिर्फ, और दिल्ली को जरा सा माइनस कीजिए या जोड़िए, चूंकि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी पिछली बार तीसरे नंबर पर थी, बाकी तमाम जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी को टकराना है। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बूते समूचे इंडिया को मैनेज कर रहे हैं, समूचे वोट बैंक को मैनेज कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास राजनीतिक धरातल पर उतार कर वह उस राजनीति को साध रहे हैं जिस राजनीति को कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने साधा था। जब गठबंधन की सरकार बनाई थी 1996 में, वह नहीं साध पाए थे, किसी ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि सबके जहन में अयोध्या की परिस्थिति थी, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हर के दिमाग में था, और इस देश के भीतर की परिस्थितियां हर किसी के जहन में थी। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाषण दिया 13 दिनों के बाद, जो सरकार 13 दिनों में ही गिर गई 96 में, तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। तो उन्होंने भी कहा था, मैं फिर ऐसी सत्ता चिमटे से भी नहीं पकड़ना चाहूंगा। अब यह सवाल है, क्या वो पूरी की पूरी सुई एक झटके में घूम चुकी है? और अब नारा तो है सबका साथ सबका विकास का, लेकिन इस दौर में हर साथी छूट गया। हर लाभार्थी शुरुआती दौर में समुदाय के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर, जाति समीकरण के हिसाब से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसे भी चीजें समझ में आने लगी। टेक्नोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और टेक्नोलॉजी के जरिए गांव गांव तक लोग जानने लगे दरअसल ये सत्ता की देन नहीं है। क्योंकि इस दौर में देखिए, जब देन का परिस्थितियों ने राजनीतिक तौर पर चीजें परखनी शुरू की, तो हर किसी ने बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस कर्नाटक में जो दे रही है, हिमाचल में जो दे रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो वादे कर रही है, छत्तीसगढ़ में जो दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में जो दे रहे हैं, यह एक नई तरह की राजनीति थी। इस राजनीति को आप कैसे थाम सकते हैं इन बातों को कहकर कि हम दे रहे हैं? इसका मतलब है कि पहली बार सबको समझ में आया, जिसका जिक्र अडानी के जरिए राहुल गांधी ने पकड़ा, और सबको समझ में आ रहा, स्टालिन ने इसको कॉरपोरेट कैपिटलाइजेशन का जिक्र किया। और इस दौर में कैग की रिपोर्ट ने भी बताया कि किस तरीके से फाइनेंशियल एस्पेक्ट में यह सरकार सिर्फ अपनी राजनीति को साधने के लिए ही सारे काम करती है। यानी इससे पहले कि बीजेपी की जो राजनीति चलती थी, इस देश के भीतर में जितनी भी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी यह कहकर लेकर आए कि हम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, उसका लाभ से ज्यादा अब सवाल हो गए कि क्या यह पैसा इस देश का है, यह पैसा हमारा है, यह हमारे हक का पैसा है, और आप देते हैं उससे ज्यादा तो अब दूसरे राज्य से हमको मिल रहा है, और दूसरे राज्य में ज्यादा दिया जा रहा है। क्योंकि इस देश के भीतर में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो मजदूर किसानों का वोट बैंक है।
वो दिहाड़ी मजदूरों का वोट बैंक है और उनका ट्रेवल देश भर के भीतर होता है। उनके घर परिवार गांव जिले से लोग आते जाते रहते हैं और एक संवाद बन रहा है कि अच्छा वहां इतनी सुविधा है, यहां तो यह भी नहीं है। तो क्या गुजरात में जितनी सुविधा मिलती है क्या उससे ज्यादा कर्नाटक में सुविधाएं नहीं मिल गई? क्या इस दौर में अलग अलग राज्यों में जो भी सुविधाएं मिल रही थी उसके ठीक समानांतर एक नई परिस्थिति मौजूदा राजनीति ने खड़ी कर दी है? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में बीजेपी को ना सिर्फ परेशानी में डाल रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की उस राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिस कटघरे में उन्होंने समूचे विपक्ष की राजनीति को खड़ा किया। और उसके बाद जब इंडिया बना तो सवाल सिर्फ यह उठ रहा था कि यह इंडिया आपस में कब टकरा जाएगा पता नहीं, कैसे सीटों का तालमेल होगा पता नहीं, लेकिन राहुल ने उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की और वह लकीर इस देश के तमाम लोगों को जोड़ने की रही, सबको साथ लेकर चलने की रही और यह मैसेज कन्वे करने से रही कि दरअसल सत्ता आपको कुछ नहीं देती है, यह आपका अधिकार है। सत्ता जब कोई काम नहीं कर पाती है इस देश के विकास के लिए तो वो पैसा बांटने लगती है अलग अलग शक्ल में। और अगर वो आपके पास पैसा आ रहा है तो यह मत सोचिए कि अब यही सत्ता रहेगी तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है वो सवाल होता ही कि दरअसल सत्ता के पीछे जो लोग खड़े होते हैं जिनका अपना स्टेक उस सत्ता के साथ रहता है वह पहली बार ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो चला है कि उन्हें इस बात का बाखूबी एहसास है कि अगर कल मोदी की सत्ता चली गई तो उनका होगा क्या। और इस दायरे में इस देश की पूरी नौकरशाही आती है, इस दायरे में इस देश का पूरा मीडिया आता है, इस दायरे में वह पूरा का पूरा सिस्टम आता है जिसको चलाने वाले चंद प्लेयर हैं। और इस दौर में इस देश की वह इकोनॉमी भी आती है जिसको कॉरपोरेट के हाथों मोदी सत्ता ने नीतियों के जरिए थमा दिया। तो क्या राजनीति उलट रही है? क्या इस दौर में मोदी के ऊपर कहीं बड़ा संकट है, शाह के ऊपर बड़ा संकट है, राहुल को बड़ी राहत है? जी नहीं। ये परिस्थितियां पहली बार बीते 9 बरस की उस राजनीति पर ताला लगा रही है जिस राजनीति को साधते साधते सत्ता और उस पर लगे हुए जो पूरे लोग थे जिनका स्टेक लगा हुआ है वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह गलत हो रहा है या सही हो रहा है। और जनता के भीतर का संदेश बहुत साफ है कि क्या ऐसी परिस्थिति देखी जा सकती है कोई भी गाड़ी से किसानों को रौंद दे और सत्ता चुप रहे, कोई भी महिलाओं को रौंद दे यौन शोषण के जरिए और सत्ता चुप रहे, कोई भी किसी भी तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों को निशाने पर लेता चला जाए, सत्ता चुप रहे, कोई भी अपने तौर पर कॉरपोरेट को कुछ भी बांट दे और सत्ता उस पर एक शब्द ना बोले। इस देश के भीतर में सवाल गवर्नेंस का है, इकोनॉमी का है और ये सभी चीजें जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तब्दील हो गई तो अब सवाल प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के इंतजार का है या राहुल गांधी की बिना रणनीति के सिर्फ गले लगाने की प्रवृत्ति एक नई राजनीति को जन्म दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।